बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, मेरे साथ फ़खर रहमान है और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। अभी आपको बताएंगे कि आज जो समाअत हुई साइफ़र केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब उनके साथ हैं। आज उसकी समाअत हुई, बड़ी तादाद में PTI के अरकान असम्बली भी मौजूद थे वहाँ पर। समाअत कल के लिए मुलतवी कर दी गई। फ़खर रहमान साहब कमरा अदालत के अंदर थे और इनसे पूरा पूछेंगे कि क्या हुआ, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि PTI के जो वकला थे यानी इमरान खान साहब के सलमान सफदर और सिकंदर जुल्करनैन सलीम ये रोस्टम पर मौजूद थे और FIA के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं हामिद अली शाह साहब वो अदालत के सामने थे। बड़ी तादाद में PTI के जो अरकान असम्बली हैं वो मौजूद थे। आज अपील भी की गई थी, कहा गया था कि ये कोई एहतजाज नहीं है, लेकिन सारे के सारे लोग वहाँ पर आएँ और समाअत को उसका मुशाहदा करें। अच्छा, अब आज आमिर फ़ारूक साहब ने ये कहा कि अपील के काबिल समाअत होने और अपील के मेरिट्स पर हम इकट्ठा फैसला करेंगे, जिस पर FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह साहब ने कहा कि हम तो जनाब आपके फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बहरहाल अब वो इकट्ठा ही फैसला होगा। तो सलमान सफदर ने बैरिस्टर सलमान सफदर ने सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील में उनके जो दलाइल हैं वो उन्होंने शुरू किए। और फ़खर साहब बताइए फिर आज क्या हुआ आगे। अच्छा देखें, ये जो ट्रायल है इसमें जो अपीलें आज समाअत के लिए थी, इसमें जैसे आपने बताया कि बहुत सारे MNAs PTI के और वकला बरादरी जो थी वो बड़ी तादाद में मौजूद थी। कुछ 2 बजे से थोड़ा सा ही आगे होगा जब समाअत शुरू हुई। दोनों जजेस साहिबान जो थे वो आगे थे। चीफ जस्टिस फ़ारूक साहब जो थे उनके सामने सलमान सफदर पेश हुए और उन्होंने केस की जो हिस्ट्री थी वो बताना शुरू की। इसमें उन्होंने बुनियादी तौर पर बताया कि इस केस को अगर आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो पहले मरले में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ। तो जो जज साहब ने पॉइंट्स नोट किए वो चार्जशीट के हवाले से, कि उन्होंने कहा कि जी उनके आपके क्लाइंट पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने हक़ाइक़ को ट्विस्ट किया, ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया और साइफर सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच किया और उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को हदायत जारी की। तो ये वो सारी चीज़ें बताए थे, हदायत ये जारी की कि जो मीटिंग नोट्स है ना उसको ट्विस्ट करें, ये इल्ज़ाम है। जी, दिस इज व्हाट वाज रिपीटेड। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें तो वहाँ पे नोट हो गई और ऑब्वियसली इसकी तफसीलात जो थी वो उन्होंने दलाइल में देनी थी। ये भी उन्होंने कहा कि ये भी इल्ज़ाम है कि गैर कानूनी तौर पर साइफर जो है उसको अपने पास रखा, इसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको कंप्रोमाइज़ किया और साइफर के मतन को पब्लिक करने का कहा, ये इल्ज़ाम है। अच्छा, जो हल्फ है वज़ीर आज़म का वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ वज़ीर आज़म को मालूम हुई जो मुल्की मफाद में है कि पाकिस्तान के अवाम को बताया जाए तो वो उस हल्फ के तहत पाबंद है कि उस इंफॉर्मेशन को वो अवाम तक पहुँचाए। और ये जो साइफर था इट वाज अबाउट, ये तो हुकूमत को तब्दील करने के बारे में अमेरिका की जो धमकी थी डोनाल्ड लू ने जो बताया था कि अगर तहरीक अदम एतमाद पास नहीं हुई तो पाकिस्तान को पनिश की जाएगी। तो ये चीज़ तो इमरान खान साहब बार बार कह चुके हैं कि ये अवाम के इंटरेस्ट में थी, पाकिस्तान के लोगों को मालूम होना चाहिए था कि किस तरह उनकी हुकूमत को रिमूव कर रहे हैं। तो ये कैसे इल्ज़ाम, इस पर क्या हुआ? ये देखे ना, ये जो बात है ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस साइफर केस के अंदर कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर ये जो इल्ज़ामात लगाए गए कि उन्होंने साइफर को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। फिर जलसे में जो तकरीर थी उस 27 मार्च की, उसका सारा कंटेंट जो था वो सामने अदालत के पेश किया गया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आई वो ये थी कि ऊपर वाली अदालत ने यानी हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए कि जी आप 4 हफ्ते में इस केस को फैसला करें। और दूसरा सलमान सफदर ने कहा कि जो जज थे अबुल हसनात वो ही वाज इन हरी, यानी वो जल्दी थी उनको। हाँ, 25 उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन विटनेस थे, वो विद इन नो टाइम जो है उनका 1 हफ्ते के अंदर जो है ना भुगतान 12 घंटे मैं आपको बताऊं। और जो एक मौके पर तो जो मीडिया था इंडिपेंडेंट उसको भी नहीं जाने दिया गया जेल में। और फिर वकील जो थे वो खान साहब के नहीं पेश हो रहे थे तो उन्होंने
स्टेट प्रोसिक्यूटर जज साहब ने लगा दिया, खुद ही अपॉइंट कर दिया, और वो बंदा प्रोसिक्यूटर लगाया जो FIA की टीम में था, और उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट गवाह है आजम खान, उस पर जरा करके केस को मुकम्मल कर। जब वो पहुंचे इमरान खान साहब के वकील, तो उन्होंने कहा जी वो तो जरा भी आजम खान पर मुकम्मल हो चुकी है, और स्टेट प्रोसिक्यूटर ने वो कर दिया और हसनाद साहब ने उसको कर दिया। यानी ये बात जो है ये बिल्कुल ये जायज़ बात है, और मीडिया ने देखा इसको कि अबू हसनाद साहब को बहुत जल्दी थी, और उन्होंने बिल्कुल 12 घंटे भाई रात को 10-10 बजे तक समाअत होती रही साइफर केस की। जी, इसी को कहते हैं ना, वो कहते हैं जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरीड। यानी कि अगर आप इंसाफ देने में इतनी जल्दी फुर्तियां दिखाएंगे तो फिर इंसाफ नहीं होता। और यही बात जो थी वो अदालत के सामने सलमान सफदर जो थे वो साबित करना चाहते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो सेक्रेटरी दाखिला है नसीम खोकर साहब, इनकी मुद्दत में ये पर्चा दर्ज किया गया, और फिर जो इनके स्टार विटनेस है आजम खान साहब, वो अचानक लापता हो गए, और फिर अचानक वो बरामद भी हो गए, और उन्होंने उसी दिन मजिस्ट्रेट को बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। तो बिल्कुल एक वाज़े तौर पर इस बात के शवाहिद हैं कि अगवा कौन करके ले गया उन्हें, कहाँ वो इतना अरसा गायब रहे। बड़े अहम सवाल हैं जी, ये बड़े अहम सवालात हैं। और क्या ये सारा कुछ उन्होंने अंडर प्रेशर दिया? क्योंकि जब वो अगवा थे, ये पॉइंट आज उन्होंने उठाया वकील साहब ने, कि जब वो अबडक्टेड थे, लापता थे, उसके बाद जब वो आए हैं तो उन्होंने कोई जमानत नहीं ली, सीधे FIA के पास चले गए बयान देने के लिए। तो उनको ये यकीन था कि FIA उनको गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि जो बयान वो जो दे रहे हैं उसकी वजह होगी या कोई और वजह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता जज साहब के सामने जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है। और जैसे मैंने आपको ये कहा कि जो दूसरे जज साहब थे गुल हसन औरंगज़ेब साहब, वो बड़े तहम्मुल से, बड़े तवज्जो के साथ ये जो सलमान सफदर साहब की तरफ से पॉइंट्स सामने लाए जा रहे थे उसको नोट कर रहे थे। और दलाइल शुरू होने से पहले, समाज शुरू होने से पहले सलमान सफदर कह रहे थे कि अगर उनको 1.5 से 2 घंटे मिल गए तो वो ये केस यकसर जो है ना उड़वा सकते हैं, और उनके इस केस को तवज्जो से सुना जाए। अच्छा, इसमें गुल हसन औरंगज़ेब साहब का मैं एक आपको अर्ज़ कर दूं, उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं समझ पाया कि आज़म खान पर क्या करने का इल्ज़ाम है। क्या आज़म खान ने बानी PTI के कहने पर मीटिंग के मिनट्स तैयार किए? ये गुल हसन औरंगज़ेब साहब का सवाल था। फिर उन्होंने कहा क्या कोई दस्तावेज़ पेश की गई कि आज़म खान ने बानी PTI के हदायत पर अमल किया, यानी इसको साबित करने के लिए? तो जिस पर सलमान सफदर साहब ने बताया कि नहीं, ऐसी कोई दस्तावेज़ नहीं जिस पर ऐसी कोई बात लिखी गई हो, बिल्कुल ये बात गलत है। इसीलिए लिखा गया है कि आज़म खान का किरदार बाद में देखा जाएगा। ये गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने फिर इसके रिमार्क्स दिए। और आज़म खान साहब अगवा और मुकदमा दर्ज होने के अगले रोज़ मंजर आम पर आए। जी हाँ, यानी मुकदमा दर्ज हुआ तो फिर बस उसके बाद वो अगले रोज़ वो मंजर आम पर आए, और उन्होंने अपना बयान कलमबंद कराने की दरख्वास्त कराई, और उसी दिन आज़म खान का तफ्शीशी और मजिस्ट्रेट के सामने बयानात भी हो गए। पहली बार 23 अक्टूबर को चार्ज फ्रेम हुआ, दूसरी दफ़ा 13 सितंबर को चार्ज फ्रेम हुआ, तीसरी दफ़ा चार्ज बरकरार रहा। कुछ गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने की कार्रवाई जो है वो भी कालअदम हुई। ये पूरी तफसीलात बताई सलमान सफदर साहब ने। 12 जनवरी से 30 जनवरी तक ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल मुकम्मल कर लिया। 12 से 30 के बीच 18 दिनों में ये जो ट्रायल है ये इन्होंने कंप्लीट कर लिया। इन 18 दिनों में जज साहब को हमारा कंडक्ट ठीक नहीं लगा। वो जो स्टेट प्रोसिक्यूटर भी लगा दिए उन्होंने, अंदर भी नहीं जाने देते थे, मीडिया को भी नहीं जाने देते थे। ट्रायल 2 दफ़ा कलअदम हुआ ये, कि क्योंकि जबकि हुक्म ये था कि ओपन ट्रायल हो। अच्छा, 12 जनवरी को तीसरा राउंड जो था वो शुरू हुआ था, और 30 जनवरी को अदालत ने फैसला सुना दिया। राउंड 2 में बताया सलमान सफदर साहब ने कि 2 दफ़ा फर्द जुर्म जो है वो आयद हुई, और ये हुआ सारा, पूरी तफसील जो है आज बयान की गई है। सवाल भी कुछ आज़म खान ने जो है ना ये भी बताया कि सलमान सफदर ने ये भी बताया कि आज़म खान एज एक्यूज मेंशन ही नहीं किए गए कहीं पे। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि शाह महमूद कुरैशी को सिर्फ 4 लाइनें हैं, और उन पर 4 लाइनों पर 10 साल कैद सुनाई गई। जी हाँ, 4 लाइनें हैं। सिर्फ शाह महमूद कुरैशी पर मावनत नहीं, साजिश और इश्तियाल अंगेजी का इल्ज़ाम है। 4 लाइनें हैं,
10 साल कैद शाह महमूद कुरैशी को सुनाई गई। और सलमान सफदर ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की 27 मार्च का जो जलसे में जो तकरीर है वो सलमान सफदर साहब ने पढ़ी, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा मुझे तो इसका सिर पैर ही समझ में नहीं आया, और इसी बयान की बुनियाद पर सज़ा दी गई है, ये सलमान सफदर साहब ने बताया, जिसकी सिर पैर जो है गुल हसन औरंगजेब साहब को जब तकरीर पढ़ी तो वो उनको समझ में नहीं आई। गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा ये तो सियासी तकरीर थी, और सियासी तकरीर पर सज़ा। देखिए ना, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि ये जब सज़ा सुनाई गई और जिस तेज़ी के साथ सुनाई गई, उसका मेन मकसद यही था कि इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें। उसका यही मेन मकसद था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पार्टी के हवाले से उनकी जिम्मेदारियां वो ना पूरी कर सकें। तो ये एक सारा इंटरेस्टिंग बात आई कि जलसा 27 मार्च को हुआ है, तकारीर 27 मार्च को हुई है, लेकिन साजिश 28 मार्च को तैयार हुई है। यानी आप ये देखें, जो जलसा है, जो एविडेंस की तौर पर जो तकारीर पेश की जा रही हैं वो 27 मार्च को हुई है, जबकि साइफर की जो सारी साजिश कि उसको ट्विस्ट किया जाए, उसको बदला जाए, वो प्रोसिक्यूटर ये कह रहे हैं कि वो 28 मार्च को। अब ये कैसे हो गया कि तकरीरें पहले हो गई और साजिश बाद में बनी, और फिर जो बाद में बनने वाली साजिश है पहले की गई तकरीरों की बुनियाद पर वो सजा सुना दी गई है। ये बड़ा एक दिलचस्प पॉइंट है। अच्छा, साइफर को इन्होंने ये कहा कि बानी पीटीआई ने गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा, तो और अदालत ने सुनाते हुए कहा कि ऐसा जानबूझकर किया गया है। तो ये दोनों इल्ज़ामात कैसे हो सकते हैं? जानबूझकर किया होगा या गफलत होगी? चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा, आमिर फारूक साहब ने, कि ये मुझे समझ नहीं आई कि गफलत होगी, जानबूझकर रखा, ये दोनों चीजें कैसी हो सकती हैं? आप एक पर सजा दे सकते हैं ना। तो जब कोई डॉक्यूमेंट आता है तो पहले सेक्रेटरी के पास आता है, ये कहा चीफ जस्टिस साहब ने। और अजीब वाकयात जो हैं और अजीब गुफ्तगू हुई। वो देखे ना, ये जिस तरह हेयरिंग जो है ना अभी एडजर्न कर दी गई है, लेकिन इस सारे और एक बड़ा अहम सवाल ये है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चीज़ मौसूल हुई, क्या उसे हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर को मौसूल हुई है? जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने रिसीव की है, बड़ा अहम पॉइंट है जो ये अदालत ने उठाया। क्या मेरे सेक्रेटरी के पास कोई चीज़ आती है तो वो मेरे पास आना तसव्वुर होगी? इसका मतलब है कि सेक्रेटरी साहब या प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब कोई 2 नंबरी कर लें तो क्या फिर आप चीफ जस्टिस साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को सजा देंगे? अच्छा, ये देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्रिमिनल और ख़ास तौर पे ये जो केस है उसके कंटेक्स्ट में, इधर इस सारे मामले के अंदर अगर आप इस सारे केस को देख लें, और जो कि बिल्कुल बेबुनियाद, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के पास बाय वर्च्यू ऑफ ओथ, यानी ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई हवा में चीज़ को जो है ना वो कर दिया, उन्होंने जो ओथ लिया हुआ है, और वो ओथ जो है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, और उस ओथ के तहत अगर आवाम के लिए जो भी बात मुनासिब वो समझते हैं वो उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन आ गई उनके पास। दूसरी प्रोटेक्शन उनके पास ये है कि जो साइफर है वो ओरिजिनल जो है ना, वो साइफर क्रिप्टो लैंग्वेज में दफ्तर खारजा की सेफ में महफूज पड़ा हुआ है। जो प्राइम मिनिस्टर को चीज़ दी गई वो उसका मतन था, मतन जो था वो दिया गया। अच्छा, इसमें एक और बात भी हुई। चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि बदकिस्मती से 1947 से गोरा कानून बना गया, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। और एक और अलमिया ये है कि हम जिस कानून को हम छेड़ते हैं वो ख़राब कर देते हैं। हम गोरे का कानून कहकर उस पर तनकीद तो करते हैं, मगर कभी उसे बेहतर करने की कोशिश नहीं की। और गोरे ने तो ये नहीं कहा था कि आप इसे तब्दील ना करें, पार्लियामेंट मौजूद है, कानून साजी कर सकते हैं, लेकिन जिस कानून में तरमीम करते हैं उसे बिगाड़ देते हैं, क्योंकि अपनी बचत के लिए, अपने कामों के लिए सब कुछ करते हैं ना, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यहाँ आर्म फोर्सेस ममनुआ जगह वगैरह नहीं है, और कोड डॉक्यूमेंट या उसका मतन कहीं कम्युनिकेट नहीं हुआ। बैरिस्टर सलमान सफदर ने ये बात बताई, और अदालत को यह भी बताया गया कि साइफर कोड की शक्ल में वसूल होता है। साइफर को डी कोड करके उसकी 4-5 कापियाँ बनती हैं जो शख्सियात के पास जाती हैं और वापस आ जाती हैं। ये चीफ जस्टिस साहब, क्या अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद ने कुछ कहा? ये चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। और सीक्रेट डॉक्यूमेंट को सील कर दिया जाता है ताकि वो पब्लिक में ना आए, ये भी चीफ जस्टिस ने कहा। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या वो कम्युनिकेशन क्या थी, ये तो हमें भी मालूम नहीं, जो सलमान सफदर साहब ने कहा, क्योंकि हमने भी वो डॉक्यूमेंट नहीं देखा।
और आर्म फोर्सेस, ममनुआ जगहों और गैर मुल्की ताकतों का इस पूरे केस में लिंक मिसिंग है। कानून के मुताबिक गैर मुल्की ताकत का बताना ज़रूरी है, ये जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने ये कहा। तो इस साइफर में कम्युनिकेशन क्या है, गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने पूछा। वाशिंगटन से एक शख्स ने एक चीज़ भेजी, वो क्या है? इस शख्स ने यह तो बताया होगा ना कि अगर ये चीज़ भारत के हाथ लग गई तो सिक्योरिटी सिस्टम मुतासर होगा। और फिर क्या ये जो साइफर ट्रायल कोर्ट का जो जज है, क्या साइफर उसको दिखाया गया? तो बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि नहीं, उनको भी नहीं दिखाया गया। तो प्रोसिक्यूटर साहब फिर हमें कैसे पता चलेगा? जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, एक तरफ तो कहते हैं कि बानी पीटीआई ने सब कुछ पब्लिक कर दिया, सलमान सफदर साहब ने उसको कहा, दूसरी तरफ कहते हैं साइफर दिखाया तो पब्लिक हो जाएगा। आपकी बताई हुई बातों में खुफिया रखे जाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। इस मौके पर गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये उन्होंने रिमार्क्स दिया। मैंने तो साइफर नहीं देखा, इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता कि क्या लिखा है। सलमान सफदर साहब ने ये बात कही है। तो फिर हम प्रोसिक्यूशन से मालूम कर लेते हैं। आमिर फारूक साहब ने कहा अब समाअत जो है वो कल तक के लिए मुलतवी हो गई। सो वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें केस एक्चुअली बनता ही नहीं है ही नहीं, उसके पाँव ही नहीं है ना। ये एक ऐसा केस मनगढ़ंत तरीके से तैयार किया गया जिसके सिर्फ मकासद, और जजेस के सवालात से ये बात वाजे हो रही है कि जजेस भी इस बात को समझ गए हैं। देखें ना, जजेस सवालात अब अगर करते हैं, कुछ चिट्ठी कोई पर्ची ना आए तो मेरा ख्याल है मेरिट पे फैसला हो जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल में समी जो चीज़ें इस वक्त हाईलाइट हुई हैं अदालत के सामने, और उससे लगता है कि केस कोई नहीं है, ये केस कोई नहीं है। और आज समाअत जो है वो कल के लिए मुलतवी हो गई। इंशाल्लाह कल भी हम हाजिर होंगे। अंदर क्या हुआ ये आज आपके सामने हमने बताया, पूरी आपको तफसील देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।